देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि बेगासी होता है। तो बेगासी देखो क्या होता है, जो गन्ने की हमारी खोई बचती है ना जूस निकालने के बाद, उसी को हम बेगासी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूस निकालने के बाद जो गन्ने का रेशेदार भाग होता है उसे हम बेगासी बोलते हैं, और कहीं पर इसको किस नाम से आता है, गन्ने की खोई के नाम से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा, बेगासी। नेक्स्ट कह रहा है कि पावर प्लांट में उपयोग किए जाने वाले कोयले को निम्न नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हम अपने थर्मल पावर प्लांटों में कोयले का यूज करते हैं, देखो कोयले का यूज सबसे ज्यादा कहाँ होता है, थर्मल पावर प्लांट में। तो उस कोयले को अन्य किस नाम से जाना जाता है, हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो ये क्या होता है, देखो कोक नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर रहेगा, कोक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि पुलराइज कोयला क्या होता है। देखो पुलराइज कोयला जो होता है हमारा, जब हम कोयले के बड़े टुकड़ों को चूर्ण के रूप में बदलते हैं, देखो यहाँ पर क्या होता है, जब हम बड़े कोयले को चूर्ण के रूप में तोड़ते हैं, उस कोयले को बोलते हैं पुलराइज कोयला। इस कोयले का फायदा क्या होता है पुलराइज करने का, इसको जलाने में क्या होती है, आसानी होती है, और इसमें बहुत कम मात्रा में क्या निकलता है, फिर राख का परसेंटेज भी निकलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कोयले को बारीक कणों के रूप में टूट जाने को हम क्या बोलते हैं, पुलराइज कोयला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि न्यूक्लियर जनरेटिंग पावर प्लांटों में उपयोग किए जाने वाला ईंधन होता है। यानी कि जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं, यहाँ पर जो हम क्या करते हैं, ईंधन के रूप में यूज करते हैं, वो किसको करते हैं, देखो यूरेनियम करते हैं, थ्योरियम करते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, देखो यूरेनियम का समस्थानिक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग कहाँ करते हैं, हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशनों को निम्नलिखित में से किसको वर्गीकरण किया जाता है। जो हमारे हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं, इसको देखो लगाने में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चे की आवश्यकता होती है, और रनिंग कॉस्ट इसकी क्या होती है, जीरो होती है। तो देखो ऐसा ऑप्शन इसमें कौन सा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, देखो उच्च कैपिटल। यानी कि कैपिटल का मतलब हमारे यहाँ से लागत से मतलब होता है, खर्चे से मतलब होता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट को लगाने में हमारा खर्चा क्या आता है, बहुत ज़्यादा आता है, और इसकी रनिंग कॉस्ट क्या होती है, जीरो होती है, क्योंकि ये किससे चलता है, हमारा पानी से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केबल के ऊपर बेडिंग में होता है। यानी कि बेडिंग हम किस चीज का हम बनाते हैं, किसमें, केबल के ऊपर। तो केबलों के ऊपर जो हम बेडिंग करते हैं वो जूट की करते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा, जूट। जूट की हम क्या करते हैं, बेडिंग करते हैं केबलों के ऊपर। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि केबल के इंसुलेटिंग सामग्री कौन सी होती है। जो हमारे केबल होते हैं इसकी इंसुलेटिंग मटेरियल की सामग्री कौन सी होती है। ठीक है, पहला कहता है कि अम्ल अभेदक। तो ये अम्ल से हमारा क्रिया नहीं करता है, ये बात भी सही होनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि अज्वलनशील। तो इस पदार्थ को कैसा होना चाहिए, अज्वलनशील होना चाहिए, ये भी हमारा सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि गैर नमीदार, मतलब इसमें नमी भी प्रवेश नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर होगा। उपरोक्त तो सभी गुण क्या होने चाहिए, हमारे एक इंसुलेटिंग मटेरियल में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि केबल में धात्विक आवरण के तुरंत बाद क्या किया जाता है। ठीक है, यानी कि क्या लगा दिया जाता है। जो हमारे केबल होते हैं इनमें बहुत सारी लेयर होती हैं। यहाँ पर धात्विक आवरण यानी कि मेटेलिक शीट के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेडिंग करते हैं। बेडिंग किसी करी, हमने जूट की करी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, बेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कम तनाव वाले, यानी कि तनाव हमारा कम हो रहा है वाले केबलों को सामान्यतः रूप में वोल्टेज तक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जिन केबलों की तनाव यानी कि तनाव कम होता है उसको हम लो वोल्टेज के लिए प्रयोग करते हैं, जो क्या होती है, हमारी 1000 वोल्टेज होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा। जो हमारी कम स्ट्रेस वाली केबलें होती है उसको हम यहाँ पर 1000 वोल्ट तक के लिए प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केबल में सामान्य तौर पर दोषपूर्ण स्थान की पहचान की तुलना कर दी जाती है। जो हमारे केबल होते हैं उनमें जो फॉल्ट का स्थान होता है, यानी कि शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट या फिर कोई लीकेज फॉल्ट हो, तो उसकी पहचान हम किससे करते हैं। ठीक है, तो इसकी पहचान करने के लिए देखो हम प्रयोग करते हैं जो हमारी कंडक्टर होती है उसकी धारिता को। तो ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलेटेड कंडक्टर की धारिता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसके दोषपूर्ण स्थान की पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि केबल में प्रयोग होने वाला कॉपर कंडक्टर होते हैं। देखो जो हम केबल कंडक्टरों में कॉपर का प्रयोग करते हैं, ये कॉपर हमारा कैसा होता है आपका अनिलीकृत, जिसको बोलते हैं एनिल्ड भी बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। एनिल्ड कॉपर का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं केबलों को बनाने के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भीतरी विद्युत उपकेंद्र यानी कि इंडोर सब स्टेशन की क्षमता होती है। तो जो हमारे इंडोर सब स्टेशन होते हैं इनकी कैपेसिटी कितनी होती है। जो इंडोर सब स्टेशन होते हैं कम वोल्टेज के लिए हम प्रयोग करते हैं 11,000 से लेके 250 किलो वोल्ट तक के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा 11 kV से लेके 250 kVA तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आउटडोर सब स्टेशन को और भी कहा जा सकता है, यानी कि जो हमारे आउटडोर सब स्टेशन होते हैं इसे हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसको EHT के नाम से भी जानते हैं। EHT का पूरा नाम क्या होता है, एक्स्ट्रा हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। HT का मतलब होता है हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन। और देखो नेक्स्ट कह रहा है कि फाउंडेशन माउंटेड, तो नींव अवरुद्ध भी इसको हम बोल सकते हैं, नींव आवरण भी बोल सकते हैं। तो इसको बोलेंगे ऑप्शन नंबर हम डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी इसके क्या होते हैं, आउटडोर सब स्टेशन के नाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि वह लाइन जो उपभोक्ता को डिस्ट्रीब्यूटर से जोड़ती है कहलाती है। अब देखो आपने देखा होगा हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा रहता है, खेतों में लगा रहता है, कहीं रोड के किनारे लगा रहता है, वहां से जो सप्लाई हमारी उपभोक्ता के घर तक पहुंचती है उसको हम बोलते हैं सर्विस मेन लाइन। तो सर्विस मेन लाइन की ये बात पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सर्विस मेन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय विद्युत नियमानुसार यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार उपभोक्ता के परिसर में जहां सप्लाई क्या करती है हमारी, प्रवेश करता है। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, परिसर की बात हो रही है। वो उपभोक्ता का घर भी हो सकता है या उसका कोई ऑफिस भी हो सकता है। उपभोक्ता की स्थापना को ऊर्जित करने से पूर्व एक उपयुक्त स्विच और उपयुक्त क्षमता का लगाना चाहिए। तो क्या लगाते हैं, देखो हमें सर्किट ब्रेकर लगाते हैं जो क्या करता है उस भवन की पूरी सप्लाई को रोक देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, सर्किट ब्रेकर यानी कि परिपथ वियोजक। ये परिपथ वियोजक क्या करता है, पूरे बिल्डिंग की या पूरे घर की सप्लाई को क्या कर देगा, कट कर देगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्न व मध्यम वोल्टेज लाइन के लिए लाइन का सबसे नीचे वाला चालक व भू यानी कि अर्थ के अंतराल में कम नहीं होना चाहिए। यानी कि जो इनकी डिस्टेंस होती है वो कितनी होनी चाहिए, किसकी बात कर रहा है। मान लो मेरे पास 3 कंडक्टर है, 1 कंडक्टर, 2 कंडक्टर, 3 कंडक्टर। अब ये लो वोल्टेज और निम्न वोल्टेज की बात हो रही है, तो इस प्रकार से मेरे कंडक्टर गुजरते हैं। अब पूछता है कि सबसे नीचे वाला कंडक्टर, ये हमारा सबसे नीचे वाला कंडक्टर हो गया तीसरे नंबर का, और किसके बीच में, जो जमीन होती है हमारी अर्थ के बीच में, इन दोनों के बीच में कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए। तो ये दूरी होती है हमारी 4 मीटर। अगर वोल्टेज का मान ज्यादा हो रहा है तो इसके हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को बढ़ाएंगे और कम से कम दूरी हमारी 4 मीटर रहेगी, इससे कम वो नहीं होनी चाहिए, ज्यादा वो क्या होगी हमारी यहाँ पर चल जाएगी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि उच्च वोल्टेज लाइनों के लिए लाइन का सबसे नीचे वाला चालक व अर्थ के बीच में अंतराल कम से कम नहीं होना चाहिए। बात किसकी हो रही है यहाँ पर, वही बात कर रहे हैं नीचे वाले कंडक्टर और अर्थ के बीच में, मगर यहाँ पर अंतर केवल इतना है, यहाँ वोल्टेज कौन सी आ चुकी है हमारी, उच्च आ चुकी है। तो उच्च वोल्टेज में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 6.096 मीटर। और इस प्रकार के क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट में बहुत आते हैं, जो टेक्नीशियन लेबर के एग्जाम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 6.096 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए उच्च वोल्टेज में, और निम्न और मीडियम में कितना होगा, वो 4 मीटर का डिस्टेंस होगा। देखो नेक्स्ट कह रहा है कि सभी अर्थ इलेक्ट्रोड को परस्पर पत्तियों से जोड़ना चाहिए। जो हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड होते हैं इस पर जो हम पत्ती यूज करते हैं, पत्ती का साइज कितना होना चाहिए। तो इस पत्ती की जो चौड़ाई होती है वो होती है 25 mm, और जो उसकी थिकनेस होती है वो कितनी होती है, 5 mm होती है। और इसको हम गैल्वेनाइज आयरन का भी बना सकते हैं और कॉपर का भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 25 mm इंटू 5 mm, और कॉपर का भी इसको बना सकते हैं हम, और गैल्वेनाइज आयरन का भी बना सकते हैं यानी कि GI का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10 मेगावोल्ट एम्पियर से लेके 132 किलोवोल्ट के विद्युत उपकेंद्र होते हैं। तो देखो तो वोल्टेज का मान यहाँ पर क्या हो रहा है, ज्यादा है। तो ये सब स्टेशन हमारे कैसे होते हैं, आउटडोर सब स्टेशन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आउटडोर सब स्टेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का स्थायी चुंबक नहीं बना सकते हैं। ठीक है, कौन सा पदार्थ हमारा ऐसा होता है जिसका हम परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कठोर इस्पात, तो ये हमारा एक फेरोमैग्नेटिक मेटल होता है और इसका क्या कर सकते हैं, हम चुंबक को बना सकते हैं। स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं और निकिल और कोबाल्ट का भी इसको देखो बनाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि डी नरम लोहा, यानी कि सॉफ्ट आयरन की बात हो रही है, तो सॉफ्ट आयरन से हम परमानेंट मैग्नेट को नहीं बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम स्थायी चुंबक को किससे नहीं बना सकते हैं, यहाँ पर नरम लोहे से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च आवृत्ति पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मरों के कोर के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा होता है। देखो, जब भी हम लो वोल्टेज यानी कि लो फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं तो वहां पर हम 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में काम करते हैं, वहां पर हम कोर किसके बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की बना लेते हैं। मगर जब उच्च आवृत्ति पर काम करते हैं यानी कि उच्च आवृत्ति के ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण करते हैं तो वहां पर हम फेराइट की कोर बनाते हैं। किसकी, फेराइट की। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर फेराइट का। तो फेराइट का प्रयोग कहां कर रहे हैं हम, ट्रांसफार्मर की कोर बनाने के लिए। और किस ट्रांसफार्मर की, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत उच्च होती है, जैसे कि 100 हो सकता है, 500 हो सकता है, 5000 हो सकता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में हम प्रयोग करते हैं फेराइट कोर। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल ए बी सी डी इस प्रकार है, ठीक है, ए लेस देन बी, बी लेस देन सी और सी लेस देन डी, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है, हमारा ए का है, फिर बी का है, फिर सी का है और फिर डी का है। फिर कह रहा है कि वह पदार्थ जिसकी चुंबकशीलता उच्चतम होगी का होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, जिस पदार्थ की चुंबकशीलता उच्चतम होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जिस पदार्थ की चुंबकशीलता उच्चतम होती है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर डी वाले ऑप्शन का क्या है, देखो यहाँ पर डी का क्या है, क्षेत्रफल न्यूनतम है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर होगा, क्योंकि जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा उसकी चुंबकशीलता क्या होगी, हमारी उच्चतम होगी। नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार का क्वेश्चन है, यहाँ भी हमको 4 हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल दिखाया गया है, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल ए का है और सबसे छोटा डी का है। तब पूछता है कि वह पदार्थ कौन सा होगा जिसमें हिस्टैरिसीस हानि क्या होगी, सबसे कम होगी। तो हिस्टैरिसीस लॉस की यहाँ बात हो रही है। देखो, हिस्टैरिसीस लॉस क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम होगा उसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, सबसे कम होगा। यानी कि सबसे कम क्षेत्रफल यहाँ पर डी का है तो उसमें सबसे कम क्या होगा, हमारा हिस्टैरिसीस लॉस होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसी प्रकार का है, कह रहा है कि यदि 4 हिस्टैरिसीस लूप का क्षेत्रफल ए बी सी डी इस प्रकार है, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल ए का है, उसके बाद बी, उसके बाद सी और उसके बाद डी। तो वह पदार्थ जिसको स्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उस पदार्थ का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखो, जिसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। और जिसको हम टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए प्रयोग करते हैं उसका क्षेत्रफल क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर बात हो रही है अधिकतम की, तो अधिकतम क्षेत्रफल की, क्योंकि बात हो रही है स्थायी चुंबक की। तो स्थायी चुंबक बनाने के लिए हमें क्षेत्रफल अधिक चाहिए होता है, जो यहाँ पर किसका है, ए का है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए।